सभी को मेरा आत्मवंदन। जो भी ध्यानी अभी जुड़े हैं, बहुत बहुत आभार कि आप ध्यान कैलाश ध्यान केंद्र के सेशन में आज जुड़े। और आज जो है हमारी मास्टर बिलासपुर से हैं माही जी, और माही मैम आज का सेशन लेंगी। एक फोल्ड पाथ ऑफ बुद्धा भी बताएंगी, और इसके पहले वो ध्यान करेंगे। तो ध्यान से हम आरंभ करेंगे और लास्ट में विजडम शेयरिंग और आप सभी के डाउट्स रहेंगे। और सबका बहुत बहुत आभार और वेलकम टू द मेडिटेशन सेशन। उपाध्याय सर, स्मिता मैम है, शायद प्रगति मैम, आशीष सर, सोनाली सर, सोनिया अरोड़ा जी। ओवर टू यू माही मैम, आप शुरू करिए। Thank you, Shilpi ji. Thank you so much. First of all, I would like to pay gratitude to you and Hind uncle कि आप लोगों ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं कैलाश ध्यान केंद्र के सेशन में आके और जो भी मैंने आप तक जाना है एट फोल्ड पाथ ऑफ बुद्धा के बारे में वो मैं शेयर करूं। सेकेंडली, मैं बिलासपुर में रहती हूँ और मैंने 1.5 साल पहले मेडिटेशन स्टार्ट किया था। ज्ञान भारत से मैं जुड़ी थी, मिसेस नीता भोजवानी से मैं एसोसिएटेड हूँ पिछले 1.5 साल से। उन्होंने ही मुझे एनकरेज और सपोर्ट करके, मुझे मोटिवेट करके, वो 2 महीने के बाद ही उन्होंने मुझे सर्विस में आने के लिए कहा। और जब मैं सर्विस में आई तो मुझे पता चला कि शायद यही मेरा सोल पर्पस था, क्योंकि जो सबसे ज्यादा सेटिस्फाइंग और फुलफिलिंग टास्क आपको लाइफ में लगता है वही आपका सोल पर्पस होता है। तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत प्यार, और आप सभी लोगों को बहुत प्यार और आभार। तो आज के ध्यान सत्र को हम चालू करते हुए, क्योंकि आज हम भगवान बुद्ध का अष्टांग मार्ग इसके बारे में जानेंगे, तो मैं उन्हीं का एक म्यूजिक प्ले करूंगी। कस्टमर म्यूट कर दूं सबको? फ्रेंड्स, मैंने आप सभी को म्यूट कर दिया है, तो जिन्होंने भी चश्मे पहने हो वो चश्मे उतार दें। अपने हाथों को क्रॉस करके, अपने पैरों को क्रॉस करके बहुत ही आरामदायक स्थिति में बैठ जाए। कंधे झुके हों, कोई खिंचाव, कोई तनाव नहीं। अपने रूम की लाइट्स को डिम कर दें या स्विच ऑफ कर दें। और अपनी आती हुई और जाती हुई सांसों के साथ और भगवान बुद्ध के कॉन्शियसनेस के साथ बहुत ही सुंदर ध्यान में हम सब उतरने वाले हैं। विचारों को आने दें, उनसे लड़े नहीं। माही जी, आपका म्यूट हो गया। माही मैम, एक बार ऑडियो चेक कर लीजिए। सभी लोग आंखें बंद करके रखिए, अपनी आती हुई सांस और जाती हुई सांस को देखेंगे।
Gacchami.
Last 10 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. सभी ध्यानी अपने दोनों हाथ आपस में रब करेंगे, बहुत ही जेंटली आंखों पे रखेंगे और धीरे से अपनी आंखें खोल लेंगे। तो एक स्माइल के साथ सभी अपनी आंखें खोल लें। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का इस सेशन में आने के लिए। तो जब तक माही जी हमसे दोबारा जुड़ रही हैं, तब तक मैं चाहूंगी मधु जी, जब तक माही जी हमसे जुड़ रही हैं, मैं चाहूंगी आप सब भी अपना अपना इंट्रोडक्शन दे दें, आप सबसे भी परिचय हो जाए। तो हश्मिता जी, आपसे ही शुरू करते हैं। कहाँ से हैं आप? अनम्यूट कर सकते हैं आप? अनम्यूट करिए, हो जाएगा। अब हुआ। जी जी। नमस्ते, मैं रायपुर से हूँ, रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। कब से जुड़े हुए हैं आप ध्यान से? मुझे हो गए 5-6 महीने हो गए मुझे। ओके ओके, तो आगे चलते हैं। सुधा जी, कैमरा ऑन करिए, आप भी बताइए आप कहाँ से हैं, कब से जुड़ना हुआ ध्यान से? मैं इंदौर से हूँ, सुधा मोहता। मैं 8 क्लासेस चलाती हूँ और ध्यान में आई मैं 8 महीना हो गया। प्रदीप सर का पहला था ना सेक्शन? हाँ जी हाँ जी। ओके ओके ओके, इंदु गोयल जी, आप कहाँ से? हेलो मैम, मैं दिल्ली से हूँ और मैं मेडिटेशन से तो बहुत पहले ही ओशो से 2003 से जुड़ी हुई हूँ, लेकिन पीएमसी से अभी 2-3 महीने से जुड़ी हूँ। और मैं खुद बनो का प्रोग्राम भी मुझे बाद में पता लगा, तब मैंने शुरू किया था, लेकिन अब मैं डेली इनर जर्नी कर रही हूँ जो मॉर्निंग में 5 o'clock आता है। तो आगे चलते हैं। सोनिया अरोरा जी, आप कहाँ से? अलका जी आप म्यूट पे हैं, सॉरी फ्रेंड्स, मेरा थोड़ा सा। ओके माही जी, आप आ गए हैं, वेलकम अगेन। मैं थैंक यू अलका जी, थैंक यू। एक ओके हाँ, आप मुझे बना दीजिए, मैं थोड़ा सा स्विच कर लूँ अपना इंटरनेट कनेक्शन। हाँ हाँ, मैं को फिर आप मुझे बना दिया है मैंने। ओके, जस्ट 1 मिनट। ओके ओके, टेक योर टाइम। तो जब तक माही जी कर रही है, मैं बताना चाहूंगी जो गौतम बुद्धा का जो अष्टांगिक मार्ग है, जिस पर आज माही जी बोलने जा रही हैं, बहुत ही स्पेशल विषय है, बहुत ही अच्छा विषय है। मैंने 2-3 बार इसको सुना है। जब हम पढ़ाई करते हैं तब भी इसके बारे में पढ़ते हैं, लेकिन हमें समझ में नहीं आता ये सम्यक मार्ग बता रहे हैं जो है क्या एक्चुअल में। तो जब प्रदीप सर के साथ का सेशन मैंने लिया, तब मुझे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हुआ ये चीजें इन विषय पे।
और तब वास्तविक में हमें समझ में आता है कि हाँ, उनको हमें अपने जीवन में कैसे उतारना है, अपने जीवन में उसको कैसे इम्प्लीमेंट करके उसको जीवन का हिस्सा बना के कैसे हम फायदा ले सकते हैं, क्या फायदे हैं उनके। तो बहुत ही अच्छा विषय है। इस पे आज फिर माही जी हमसे बोलने वाली हैं। थोड़ा सा उनका नेटवर्क शायद अनस्टेबल है, तो जैसे ही वो ओके। देखिए अलका जी, अभी ठीक है मेरा नेटवर्क ना? आवाज एकदम क्लियर आ रही है। क्लियर है ना? ठीक है, बिल्कुल क्लियर। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। तो फ्रेंड्स, आई एम रियली सॉरी अगेन। कभी कभी होता है, यूनिवर्स हमारे टेस्ट लेता रहता है और हमको उससे बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए। और हम लोगों को तो 1.5 साल से आदत हो गई है, कुछ भी इम्पोर्टेंट होता है तो ऐसा कुछ नेटवर्क का जरूर होता है। तो आज तक शायद मेरे को 1.5 साल में याद नहीं है मेरा कब नेटवर्क खराब हुआ था। मेरा 200 Mbps का एयरटेल फाइबर लगा हुआ है, बट ठीक है, एक्सेप्टेंस। तो यही सीखने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं, और किसी इम्पेशंस जरूर रहना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज हम जिस चीज के लिए इकट्ठा हुए हैं हम उसके बारे में बात करेंगे, और वो है भगवान बुद्ध का अष्टांग मार्ग। तो फ्रैंकली मैं बताऊं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं 1.5 साल की अपनी मेडिटेशन जर्नी के बाद इतना बड़ा टॉपिक और इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक लूंगी। बट शिल्पी जी ने मुझे कॉल किया और मुझसे पूछा कि आप क्या टॉपिक लेना चाहती हैं। मेरी कुछ पीपीटीज रेडी थी, क्योंकि मुझे बहुत पसंद आया था ये टॉपिक, तो मेरी कुछ पीपीटीज इसकी रेडी थी, मैंने बनाई थी खुद। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ये टॉपिक लूं। बहुत जब मैंने पहली बार सुना था तो मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगा था, क्योंकि हम सिर्फ बुद्धा की बात करते हैं शुरू से, तो हम जानना चाहते हैं कि उन्होंने क्या सिखाया था अपने शिष्यों को, और हमें अपनी जीवन को सुधारने के लिए और क्या करना चाहिए। तो पर फिर मुझे लगा, क्या मैं अब मुझे ये टाइम है मेरा लेने का, क्या मुझे और वेट करना चाहिए, क्या मैं इसके लिए केपेबल हूँ। और फिर मैंने 1-2 जगह से और कंसल्ट किया और मैंने सोचा कि नहीं, मुझे ये करना है और मैं यही सेशन लूंगी। और वो कहते हैं ना कि ज्ञान, हम सबको सारा ज्ञान ऑलरेडी है, तो हमें सिर्फ जानना है। ऐसा नहीं है कि हम ये सारी बातें पहली बार सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं, पर हमें सिर्फ इन चीजों को हम सिर्फ याद कर रहे हैं, फिर से हम रिवाइज कर रहे हैं, हम सिर्फ जान रहे हैं फिर से। तो फ्रेंड्स, यहीं से मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करती हूँ। मैं पीपीटी शेयर कर रही हूँ। विजिबल है? आप म्यूट पे हैं अलका जी। यस, हो रहा है शेयर। क्लियर है ना? क्लियर है, हाँ। ठीक है। तो ये जो फोटो आप देख रहे हैं, ये एक 8 चक्रा व्हील है। इसको जहाँ पे ये आप अगर कभी भी मोनास्ट्रीज के आसपास जाएंगे तो आपको ये चक्रा हमेशा दिखेगा। तो इसको सिंबॉलिकली बताया गया है कि क्योंकि ये 8 एस्पेक्ट्स हैं इस अष्टांग मार्ग के, तो इसको एक व्हील की तरह दिखाया गया है। तो सबसे पहले हम जानेंगे, अष्टांग मार्ग को जानने से पहले हमको जानना जरूरी है कि भगवान बुद्ध ने कौन से वो 4 महान सत्य बताए थे, जो कि हमको जानना जरूरी है अष्टांग मार्ग से पहले। क्योंकि जो ये 4 महान सत्य थे, ये हमारी सफरिंग का कारण थे। तो कहते हैं ना, जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो जब आपको जो बीमारी होती है पहले वो बताई जाती है, उसके बाद डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन देता है। तो ये वही चीज है। सबसे पहले मैं म्यूट कर दूंगा सब, शायद
एक सेकेंड म्यूट कर देती हूँ। जी मैंने म्यूट कर दिया। तो सबसे पहले हमको पहले बीमारी को जानना है और उसके बाद उसका हम प्रिस्क्रिप्शन जानेंगे या उसकी क्योर कैसे करते हैं वो जानेंगे। तो थोड़ा सा अष्टांग मार्ग के बारे में यहाँ पे ये लिखा है कि भगवान बुद्ध ने जब 2500 साल पहले ये सच्चाई अपने शिष्यों को बताई तो वो एनलाइटन हो गए थे, उनको आत्म जागृति प्राप्त हो चुकी थी। और ये आत्म जागृति प्राप्त होने के बाद उन्होंने ये बताया कि ये जो अष्टांग मार्ग है ये संसार से मुक्ति पाने के लिए, पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए कैसे लाभदायक हो सकता है। और जब आपको आत्म जागृति हो जाती है तो आपका जो जन्म और मरण का साइकिल होता है वो भी खत्म हो जाता है। और जैसे मैंने आपको वो व्हील दिखाई उसको कहते हैं धर्मा व्हील, जिसमें कि जो उसके 8 जो स्पोक्स हैं वो 8 एलिमेंट्स को सिंबलाइज करते हैं। और सबसे जरूरी चीज जो अष्टांग मार्ग की है, जो भगवान बुद्ध ने बताया था, वो है कि ये एक मिडिल पाथ है, मिडिल वे है। इसका मतलब होता है ना कि कम और ना ही ज्यादा। तो हम आगे आगे जब जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि ना कम और ना ज्यादा का क्या सिग्निफिकेंस है। तो सबसे पहले मैं आपको 4 महान सत्य के बारे में बताऊंगी, या फिर हम बोले कि क्या हम क्योर करने वाले हैं अपने जीवन में, उसके बारे में हम बात करेंगे। शुरुआती दौर में जब हम इसको जानने की कोशिश करते हैं तो हमें ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग या कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, बट वो ये एक्चुअली सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्सप्लेनेशन है इस जीवन के महान सत्य का। और ये बुद्धा ने अपने आत्म जागृति के बाद लोगों को समझाई थी। और एक्चुअली इसका और भी ज्यादा अच्छा डेफिनेशन वो होता है कि जो लोग एक आध्यात्म के रास्ते पे चलते हुए इस महान सत्य को पहचान लेते हैं वो ही महान होते हैं। ये सत्य महान नहीं है, पर वो लोग महान होते हैं जो इसको समझ के और इसके लिए जागरूक होके और काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। बुद्धा कहते हैं जब उनको इंट्यूटिवली नॉलेज हुआ इन सब चीजों का, और जब उनको ये 4 महान सत्य के बारे में पता चला और जब उनकी आत्म जागृति हुई तो वो रीबर्थ और डेथ के साइकिल से फ्री हो गए थे। सबसे पहला नोबल ट्रुथ, सबसे पहला महान सत्य क्या है? सबसे पहले हमें ये जानना है कि इस जीवन में, पृथ्वी पे सफरिंग है, दुख है। और सफरिंग के क्या क्या कारण हो सकते हैं? जन्म हो सकता है, एजिंग हो सकती है, सिकनेस हो सकती है, डेथ हो सकता है। जब हम किसी भी अनप्लेजेंट, अनडिजायरेबल चीज के साथ मिलते हैं, एनकाउंटर करते हैं, वो हो सकता है। जब हम किसी भी प्लेजेंट चीज के साथ सेपरेट होते हैं, या हम अपने ओरिजिनल घर से जब यहाँ आते हैं तो भी एक सेपरेशन होता है, वो भी हो सकता है। और जो हमारे डिजायर्स होते हैं और अगर हम उनको इस जीवन में नहीं प्राप्त कर पाते तो वो भी एक सफरिंग का रीजन हो सकता है। जो हमारे स्ट्रॉन्ग इमोशंस होते हैं जैसे कि स्ट्रेस और एंजाइटी, वो भी एक रीजन हो सकता है सफरिंग का। परपेचुअल डिसकंटेंटमेंट मतलब कि अपने जीवन से खुश नहीं रहना, कुछ ना कुछ कमियां निकालते रहना हमेशा, वो भी एक रीजन हो सकता है। फुलफिलमेंट का हमेशा एक अभाव रहना, वो भी एक रीजन हो सकता है। और शांति की कमी होना अपने जीवन में, और वो बहुत से कारणों से हो सकती है, वो भी एक रीजन हो सकता है सफरिंग का। अब हम दूसरे महान सत्य पे आएंगे, सेकंड नोबल ट्रुथ, जिसमें भगवान बुद्ध ने ये बताया कि आपको अपने सफरिंग का, दुख का या पीड़ा का कारण को समझना है। जब तक आप अपने दुख या पीड़ा के कारण को नहीं समझते तब तक आप उस पे काम नहीं कर सकते। सबसे पहले आप अपने पीड़ा के स्रोत पे जाइए, उसके सोर्स पे जाइए, अपनी सफरिंग के सोर्स तक पहुंचिए
और वहां से उसको आपको कट करना है। जब हमको किसी चीज को जड़ से खत्म करना होता है तो हमको उसके स्रोत तक जाना होता है। तो वैसे ही हर एक सोल की जर्नी पर्सनल है, इंडिविजुअल है, तो इसीलिए हम अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं, हमारे थिंकिंग पैटर्न्स अलग हैं। तो अपने अपने सफरिंग के रूट कॉज तक जाना और उसको वहां से कट करना ही ये सेकंड नोबल ट्रुथ है। और ये बहुत ही एक पर्सनल जर्नी होती है, तो इसको कभी जनरलाइज नहीं किया जा सकता। थर्ड नोबल ट्रुथ के ऊपर आते हैं, जिसमें वो बताते हैं कि आपको ये जानना है कि आपके कल्याण का रास्ता कौन सा है, आइडेंटिफाइंग योर वेलबींग। वो बोलते हैं कि हैप्पीनेस और वेलबींग में, हैप्पीनेस एक छोटा वर्ड है और वेलबींग बहुत ही ब्रॉडर और बहुत ही बड़ा वर्ड है, इसीलिए वो हर जगह वेलबींग यूज करते हैं कि मतलब हम लोगों का कल्याण और अपना कल्याण कैसे कर सकते हैं। और फिर चौथा नोबल ट्रुथ, चौथा महान सत्य ये है कि वो रास्ता जो आपको कल्याण तक पहुंचा सकता है, आपके या दूसरों के, उस रास्ते को आइडेंटिफाई करना, आइडेंटिफाइंग द पाथ टू द वेलबींग, और एक्नॉलेज करना कि अगर हमें इस पीड़ा से मुक्त होना है तो हमें यही रास्ता लेना होगा। तो जो भी ये चार महान सत्य को लोग जानते हैं, वो सबसे पहले डीपली आइडेंटिफाई करते हैं, समझते हैं कि उनकी सफरिंग का कारण क्या है। उसके बाद वो अपने उन बिहेवियर, थिंकिंग पैटर्न, बिहेवियरल पैटर्न्स को चेंज करते हैं, और उसके बाद वो आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे कल्याण का या वेल बीइंग का सोर्स क्या है, स्रोत क्या है। और उसके बाद वो समझते हैं कि वेल बीइंग को या कल्याण, हमारे जीवन में कल्याण कैसे हम अपने लिए और दूसरों के लिए कर सकते हैं, जिससे कि हम पीड़ा से मुक्त हो सके। ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच है, और इससे ही हमें शांति, प्रेम और खुशी मिलेगी, और हम अपनी सारी जिंदगी के चैलेंजेस और डिफिकल्टीज से दूर जा सकते हैं। और ये एक्चुअली बहुत ही अमूल्य विज्ञान है, क्योंकि ये किसी भी एज ग्रुप के इंडिविजुअल इनको अप्लाई कर सकते हैं, और किसी भी सिचुएशन में इसको अप्लाई किया जा सकता है। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि 2500 साल पहले भगवान बुद्ध ने ये इतना अमूल्य ज्ञान हमको दिया था, जो आज हम सिर्फ जान रहे हैं। हम ज्ञान बहुत पहले ले चुके हैं, पर हम सिर्फ उसको रिवाइज कर रहे हैं, और आज के बाद कोशिश करेंगे कि हम अपने जीवन में उसको कैसे अप्लाई कर सकें। तो 8 फोल्ड पाथ के ये 8 स्पोक्स हैं, और ये 8 सब पार्ट्स हैं, जिसका सबसे पहले वो नाम है राइट अंडरस्टैंडिंग, फिर राइट इंटेंशन, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लिविंग, राइट एफर्ट, राइट अटेंटिवनेस या माइंडफुलनेस, राइट कॉन्सेंट्रेशन। और इसी को हम पाली लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, राइट अंडरस्टैंडिंग को सम्मा दिट्ठी, राइट थिंकिंग को सम्मा संकल्पा, राइट स्पीच को सम्मा वाचा, राइट एक्शन को सम्मा कमंता, राइट लाइवलीहुड को सम्मा आजीवा, राइट एफर्ट को सम्मा व्यामा, राइट माइंडफुलनेस को सम्मा सति, और राइट कॉन्सेंट्रेशन को सम्मा समाधि। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। मैं 8 फोल्ड पाथ के बारे में थोड़ा सा और बताना चाहती हूँ, ये कि ये एक सिक्वेंशियल लर्निंग नहीं है, मतलब स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस नहीं है कि 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा। ये एक इंटररिलेटेड वेब है। ये सारे 8 जो इसके पहलू हैं, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक दूसरे को ये एक तरीके से जन्म देते हैं, और एक दूसरे को ये प्रेरित करते हैं। तो ये कोई सीक्वेंशियल लर्निंग नहीं है। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये मिडिल वे है, ये मिडिल पाथ है, ना कम ना ज्यादा। और बुद्धिज्म में एक बहुत ही अट्रैक्टिव चीज मुझे जो लगती है, जो मुझे समझ आती है, कि बुद्धिज्म कभी भी आपको प्रेरित नहीं करता कि आप ब्लाइंड फेथ करिए। बुद्धिज्म आपको सिर्फ यही सिखाता है कि आप लर्निंग और सेल्फ डिस्कवरी से जो चीज को समझ पाते हैं, जान पाते हैं, उसी को अपने जीवन में लाइए। और जब हम हर
एस्पेक्ट में हम राइट वर्ड यूज कर रहे हैं। तो राइट के क्या मायने? राइट का मतलब होता है एक एथिकल और बैलेंस्ड वे, और स्पेशली राइट का ये मतलब होता है कि जब कोई चीज सही होती है हमारी जिंदगी में, तो हम कहते हैं ना कि वो अंदर से एक इनर कॉलिंग आती है, या आपकी सोल आपको बताती है, या सोल टॉक्स टू यू और स्पीक्स टू यू एंड टेल्स यू दैट दिस इज द राइट थिंग। तो इस राइट वर्ड का मतलब वो, और राइट का मतलब राइट मीन्स द राइट वे ऑफ डूइंग दैट पर्टिकुलर थिंग। मतलब जब हम जैसे जैसे आगे जाएंगे तो मैं आपको और समझाऊंगी कि एक स्पेसिफिक एक्ट को एक सही तरीके से करना, और उसको इस तरीके से करना जिससे कि आप अपनी पीड़ा से मुक्त हो और दूसरे भी आपके इस कर्म से अपनी पीड़ा से मुक्त हो, और आप किसी के लिए कोई नुकसानदेह काम ना करें। तो अगर हमें अपने जीवन के पीड़ा से और कष्ट से मुक्ति चाहिए तो हमें अपनी, और ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ बुद्धा ही कर सकते थे या सिर्फ उनके शिष्य ही कर सकते थे, ये इतना आसान है कि हम सभी अपने जीवन में कर सकते हैं और इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे राइट अंडरस्टैंडिंग से, जिसको हम कहते हैं कल्टिवेटिंग राइट व्यू। तो सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग हमारी है, और जो उसकी प्रिस्क्रिप्शन है, जो मेडिसिन है, वो है 8-fold पाथ। और जब हम इन 4 महान सत्यों के बारे में जितना भी ज्ञान अर्जित करेंगे, उससे हमें अपने जीवन में और भी क्लैरिटी मिलेगी कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं, और सफरिंग कैसे क्रिएट होती है, हमारे कौन से एक्शंस हैं सफरिंग को क्रिएट करने के लिए, और वेल बीइंग का, कल्याण का रास्ता क्या है। तो जैसे कि हम कोई पुस्तक पढ़ते हैं, कोई किताब पढ़ते हैं जो आध्यात्मिक होती है, तो उससे बहुत सा ज्ञान लेते हैं, पर ये ज्ञान कुछ और है। ये ज्ञान ऐसा है जो कि हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करके और उसके बारे में फोकस्ड रह के और उससे डीप इंसाइट्स लेके, कुछ इन्फ्लुएंसेस लेके, कुछ रिजल्ट्स लेके और डायरेक्ट एक्सपीरियंस करते हैं, तो ये वहां पे अप्लाई हो सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इन सारे 8 पहलुओं में आप जानेंगे वो है माइंडफुलनेस, राइट माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस के बारे में हम सभी जानते हैं, हम इतने टाइम से मेडिटेशन कर रहे हैं कि राइट माइंडफुलनेस का मतलब होता है कि डायरेक्टली उस मोमेंट पे रहना, प्रेजेंट मोमेंट में रहना, और किसी भी बिना ऑब्स्ट्रक्शन के, किसी अवरोध के बिना सिर्फ उसी काम को करना जिस काम को करने आप बैठे। तो मेडिटेशन में माइंडफुलनेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें बार बार याद दिलाया जाता है आनापानसति ध्यान में कि हमें अपने ब्रेथ के लिए माइंडफुल रहना है और अपने बाकी जीवन के पहलुओं के लिए भी। मेडिटेशन के में मैं आपको ये बता रही हूँ। और हर दिन जिंदगी में जो हमारे चैलेंजेस होते हैं या डिफिकल्टीज होती हैं, और अगर हम उन सब चीजों के कॉजेस को समझे, उनके स्रोत को समझे, ये समझे कि माइंडफुल होकर हम उन सारे एक्टिविटीज को देखें या चैलेंजेस को देखें, तो हम एक राइट व्यू क्रिएट कर सकते हैं अपनी लाइफ पैटर्न का। और ये राइट व्यू पावरफुल इसीलिए है क्योंकि जो बाकी 7 पहलू हैं ये उस कॉज में, तो इस राइट व्यू को प्रैक्टिस करने से चीजों को हम क्लियरली देख सकते हैं और हमारे में और सजगता और क्षमता आती है कि हम अपने जीवन का यापन अच्छी तरीके से कर सकें। सेकंड जो है वो है राइट थिंकिंग, राइट इंटेंशन, कल्टिवेटिंग राइट थिंकिंग। तो हम यहाँ पे क्या समझते हैं, सबसे पहले कि हम इस पाथ के लिए कमिटेड हैं। इसका मतलब ये होता है जब हम राइट थिंकिंग होती है हमारी, या हमारा इंटेंशन अच्छा होता है या राइट होता है, तो हम इस पाथ के लिए कमिटेड होते हैं। और राइट इंटेंट यूजुअली हार्ट से आता है। अभी अमेरिका के बहुत से साइंटिस्ट और हम सबको ये शायद पता होगा अभी तक कि
ब्रेन हार्ट में, हार्ट सबसे ज्यादा पावरफुल ऑर्गन होता है और ब्रेन से जो एक्टिविटीज होती है वो एक्चुअली ब्रेन से ना होके हार्ट से होती है। अभी रिसेंट एक्सपेरिमेंट चल रहा है। तो हार्ट हमारी बॉडी का बहुत सारी चीजें कंट्रोल करता है जो आज तक हम समझ रहे थे कि ब्रेन करता है। तो ये हार्ट से आता है, ये हार्ट से ये फीलिंग आती है। और हम सभी कैमरा ऑफ कर लीजिए आप, थोड़ा सा आवाज ब्रेक हो रही है। आप कैमरा जी जी बार बार क्रैक हो रही है, थोड़ा सा आप कैमरा ऑफ रखेंगे तो शायद स्टेबल हो जाएगी। अच्छा, नहीं तो मैं दूसरा इंटरनेट लगाऊं क्या? नहीं नहीं, इट्स ओके, आई थिंक इट विल ओके इफ यू ऑफ योर कैमरा। अच्छा, उतना कनेक्ट नहीं कर पाते ना कैमरा। चलिए ठीक है, मैं ऐसे ही करती हूँ। ओके, तो फ्रेंड्स हम राइट इंटेंट के बारे में बात कर रहे थे कि ये हार्ट से उत्पन्न होता है और हम इसको रिकॉग्नाइज करते हैं और हार्ट से हम रिकॉग्नाइज करते हैं और हम ये इसमें ये व्यू रखते हैं कि जो इक्वालिटी ऑफ लाइफ, मतलब कि हमें सारे लिविंग बीइंग्स को हमें कैसा देखना है और हमें सब लोगों के लिए, हम सारे जीव जंतुओं के लिए हमारे मन में कंपैशन होना चाहिए। और ये सबसे पहले आपसे शुरू होना चाहिए। ऐसा नहीं है बाकियों को सिर्फ आप देखेंगे और अपने को नहीं देख रहे हैं। आपसे शुरू होते सारे लोगों के पास आपको एक इक्वल प्लेटफॉर्म पे आपको वो करना चाहिए, उनको एक प्लेटफॉर्म पे, इक्वल प्लेटफॉर्म पे रखना चाहिए और उनके लिए कंपैशन मतलब करुणा का भाव होना चाहिए। तो राइट इंटेंट का मतलब ये भी होता है जर्नी। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि अगर हम माउंटेन पे जाना, कोई माउंटेन क्लाइंब करना चाहता है तो उसको ये पहले समझना पड़ेगा कि वो रास्ते में हमें किस तरीके के गड्ढे मिलेंगे या कौन सा रास्ता होगा जो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, या कौन और लोग मेरे साथ जा रहे हैं, या कौन से इक्विपमेंट्स हैं जो मुझे जरूरत लगेगी इस माउंटेन को क्लाइंब करने के लिए, इस पहाड़ को चढ़ने के लिए। तो इसको हम कहते हैं राइट अंडरस्टैंडिंग। पर अगर आप एक्चुअली में उस पहाड़ पे चढ़ना चाहते हैं, अगर आप एक्चुअली में पैशनेट हैं, आप चाहते हैं, तो इसका मतलब होता है वो राइट इंटेंट, मतलब आपका इंटेंट भी है, आप चाहते भी हैं और आपकी अंडरस्टैंडिंग भी सही है। तभी हम सही तरीके से उस पहाड़ पे चढ़ के जा सकते हैं और अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। उसी तरीके से जैसे कि ये जो हमारी लाइफ की जर्नी, ये उसी माउंटेन की तरह है जो कि ऊपर नीचे चढ़ाव होता है और ऊपर नीचे सारे रास्ते होते हैं, पर तो भी हम लक्ष्य तक, आखिरी तक पहुंच जाते हैं अगर हम ये सारे पहलुओं को अपने जीवन में उतार लेते। तो राइट अंडरस्टैंडिंग जो है, जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं, राइट अंडरस्टैंडिंग के बारे में, वो हमारे इग्नोरेंस को एलिमिनेट करता है और हमारे डिजायर्स को खत्म करता है। डिजायर खत्म होने के कारण क्या होता है कि हमारी सफरिंग, हमारी पीड़ा भी खत्म हो जाती है, जो कि एक नोबल ट्रुथ में आपको बताया गया है। थिंकिंग के बारे में ये बताया गया है कि थिंकिंग इज द स्पीच ऑफ अ माइंड। और जब हम सोचते हैं, हमारे दिमाग की उपज होती है ये सोच, तो हमें अनप्रोडक्टिव थिंकिंग, जो कि किसी का भी फायदा ना हो, उससे दूर रहना चाहिए और डिस्ट्रैक्टेड फील नहीं करना चाहिए। जब राइट व्यू डेवलप होता है तब राइट थिंकिंग भी होती है और इसके कारण हमारा व्यू भी सही होता है, हमारी अंडरस्टैंडिंग भी सही होती है और हमारा स्टेट ऑफ माइंड भी सही होता है, जिसके कारण हम एक्शन भी सही करते हैं, तो हमारे कर्म भी सही होते हैं। इसके लिए है कि तो हम मेडिटेशन में प्रैक्टिस करते हैं, आपको माइंडफुल होके ब्रीदिंग करना चाहिए जो आपको बार बार आपकी प्रेजेंट मोमेंट पे लौटाता है। और इसके लिए राइट थिंकिंग के लिए और क्या करना चाहिए, एक ऐसे बोलते हैं कि हमें सज्जन सांगत्य करना चाहिए, एक ऐसे ग्रुप को हमें फॉलो करना चाहिए
जो कि एक सत्य के रास्ते पे चल रहे हैं और जिनका गोल बहुत पॉजिटिव और रियलिस्टिक है और वो माइंडफुलनेस भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, करते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ हमें अपना टाइम गुजारना चाहिए, हफ्ते में 2 से 3 बार। अब हम नेक्स्ट आएंगे राइट स्पीच पे। राइट स्पीच। तो राइट स्पीच के बारे में ये बताना चाहती हूँ कि सबसे पहले जब राइट स्पीच हम सुनते हैं उसका मतलब ये होता है कि ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए जो और दूसरों का भी कल्याण हो और हमारा भी कल्याण। 4 तरीके सबसे पहले ये है कि हमें सच बोलना चाहिए। हमें ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए कि एक इंसान को हम कुछ और बोलते हैं, दूसरे इंसान को कुछ और बोलते हैं और मैनिपुलेट करना चाहते हैं सिर्फ इस डर से कि कोई मेरे बारे में सोचे। हमें किसी से भी क्रुएल्टी से बात नहीं करना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए जो दूसरे दिल को दुख पहुंचाए या उनको किसी भी सर्कमस्टेंसेस कोई किसी भी बात को तिल का ताड़ नहीं बनाना चाहिए, उसको चाहिए। हमें किसी भी बात को मिस इंटरप्रेट या फिर मायने से नहीं करना चाहिए। राइट स्पीच जो है वो राइट थिंकिंग के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि हमारी जो स्पीच है वो हमारे दिमाग में ही पैदा होती है। जब हम उस तरीके की सोच पैदा करते हैं अपने दिमाग में तो हमारी स्पीच ऑलरेडी हमारे दिमाग में ही पैदा होती है। तो ये सारी चीजें एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं, जैसे आप देखते जाएंगे। और माइंडफुलनेस यहाँ पे भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि माइंडफुलनेस को हम यूज कर सकते हैं अपनी स्पीच को एडिट करने के लिए। और ये ऐसा हम ऐसा प्रॉमिस करें अपने आप से कि जब भी हम बोलें तो हम वो चीज बोलें जिससे हमारा कल्याण हो और बाकी सभी का कल्याण। सबसे पहले अपने स्पीकिंग हैबिट्स को चेंज करते हैं जब हम माइंडफुल रहते हैं तो, और हमारे ऐसे अपनी बातों को और अपने स्पीच को जब हम ध्यान देते हैं तो जब हम अपने स्पीच पे इतना ध्यान देते हैं और हम हर चीज में माइंडफुल अवेयर रहते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम अपने बुद्धाहुड से बात कर, बुद्धाहुड पे पहुंच के बात कर रहे हैं। बुद्धाहुड का क्या मतलब है यहाँ पे कि हम अपने हाईएस्ट स्टेट ऑफ बीइंग पे पहुंच के बात कर रहे हैं, या हम अपने हाईएस्ट स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस पे पहुंच के बात कर रहे हैं। और वो हमारा सबसे अच्छा, ये कहते हैं सबसे कल्याणकारी रूप होता है हमारा, जब हम ये सारी चीजों को अपने स्पीच के लिए अप्लाई करते हैं। उसके बाद है राइट एक्शन। राइट एक्शन का मतलब कि हम सिर्फ वही कर्म करें जो एथिकल हो और हम लोगों को और अपने बारे में सोच के कर्म करें हमेशा। और 5 चीजें बुद्धा ने बताई जो कि हमको नहीं करनी चाहिए, जिसमें कि सबसे पहले है किलिंग, मतलब किसी को मारना, चोरी करना, झूठ बोलना, अवॉइडिंग सेक्सुअल मिसकंडक्ट और कोई ड्रग्स और इंटॉक्सिकेंट्स को नहीं लेना। नॉन वायलेंस की प्रैक्टिस करना, इस पे जरूर जोर दिए, हमारे प्रति भी दूसरों के प्रति। और राइट एक्शन राइट व्यू से आता है, जब हम हर चीज को तरीके से तब वो राइट एक्शन होता है। माइंडफुलनेस हमें इसीलिए भी गाइड करती है अपने एक्शंस में, क्योंकि जब हम माइंडफुल होकर कोई कार्य करते हैं तो हम सोचते हैं ये हमारे लिए दूसरों के लिए नुकसानदेह तो नहीं है और हम उसको फिर सही कर सकते हैं। अगर दूसरे किसी को तो हम सिर्फ दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाते
पर हम अपने दिमाग में भी उस गंदगी का बीज पहले डालते हैं और फिर बाद में दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसीलिए भी एक तरीके का वायलेंस हो गया। और दूसरा राइट एक्शन के बारे में ये बताते हैं कि हम माइंडफुल कंजम्पशन भी करना चाहिए इंफॉर्मेशन का। जैसे कि हम जो भी चीजें अपने 5 सेंस से ले रहे हैं वो एक कंजम्पशन है माइंड के। तो माइंडफुल कंजम्पशन का मतलब ये होता है कि हम सिर्फ वही चीजें लें जो हमारी बॉडी और माइंड को नरिश करती है। और आजकल टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है तो इसीलिए हम जो इंटरनेट से, टीवी से, मूवीज से चीजें लेते हैं वो भी हम अपने सेंसेस से ले रहे हैं, उनको हम माइंडफुल होके ही हैंडल करना चाहिए। तो राइट एक्शन फॉलो करना बहुत ही इजी है अपने हर दिन के रोजमर्रा की जिंदगी में। और आपको सिर्फ इस चीज पे ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी चीज को उसको नर्चर करें, जेनरॉसिटी प्रैक्टिस करें, सजगता प्रैक्टिस करें, रिस्पॉन्सिबली बिहेव करें, कंज्यूम करें माइंडफुली और जिए माइंडफुली। फिर इसके बाद राइट एफर्ट। राइट एफर्ट्स मतलब कि एक ऐसा एटीट्यूड हमें कल्टिवेट करना है या हमें ऐसा एटीट्यूड में रखना है जो पॉजिटिव और हम एंथुसियास्टिक रहें उस चीज को करने के लिए। जैसे कि हम एक गिटार बजाते हैं तो अगर हम गिटार के स्ट्रिंग्स को टाइट कर देते हैं तो वो एक्चुअल जो रियल म्यूजिक है या जो रियल स्वर है वो प्ले नहीं होता, या हम एकदम ढीला कर देते हैं तो भी सही स्वर उससे नहीं निकलता उस स्ट्रिंग से। तो इसीलिए ये बताया गया इस एग्जाम्पल से कि राइट एफर्ट आपका राइट होना चाहिए। और राइट एफर्ट कैसे होता है? हमारे थॉट्स से। तो हमारे थॉट्स बहुत क्लियर होना चाहिए और ऑनेस्ट होना चाहिए और जेलसी और एंगर और हेट्रेड की फीलिंग्स के बेसिस पे नहीं होना चाहिए। और आपकी क्वालिटी ऑफ एफर्ट भी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे हम एफर्ट लगाए तो हम ये सोच के लगाए क्या ये मेरा कल्याण कर रहा है या कोई दूसरे का कल्याण कर रहा है, और अगर नहीं कर रहा है या नुकसान दे रहा है तो रॉन्ग एफर्ट का मतलब होता है कि जो अकल्याणकारी चीजें होती हैं या किसी को सफर करने के लिए जब कोई एफर्ट लगाया जाता है तो हम अकल्याणकारी या रॉन्ग डिलिजेंस, रॉन्ग एफर्ट होते हैं। तो इसमें थोड़ी सी बताई गई है जिसको हम कहते हैं स्टोर कॉन्शियसनेस। तो अलका जी बीच में ब्रेक हो रहा होगा तो मैं फिर से बंद कर दूंगी। स्टोर कॉन्शियसनेस का मतलब होता है कि वो सारी, पहली बात स्टोर कॉन्शियसनेस में हम एनर्जी को सीड से सिंबॉलिक बताते हैं। तो स्टोर कॉन्शियसनेस का मतलब होता है कि वो सारी सीड्स जो कि हमारे पास्ट कर्मा से आए हुए, तो वो हमारा स्टोर। तो इसमें 2 तरीके के सीड्स होते हैं या एनर्जी होती है, जिसको फर्स्ट हम कहते हैं होलसम सीड्स, दूसरे को कहते हैं अनहोलसम सीड्स। तो होलसम मतलब कल्याणकारी, अनहोलसम मतलब अकल्याणकारी। तो होलसम में क्या क्या आएगा? लव, कंपैशन, जॉय, अंडरस्टैंडिंग। और अनहोलसम में क्या आएगा? ग्रीड, हेट्रेड, इग्नोरेंस, रॉन्ग व्यूज। तो सबसे पहले इन दोनों चीजों के बारे में इसलिए बताती हूँ क्योंकि इंटेलिजेंस या राइट एफर्ट इन इस एनर्जी कैसे तो ऐसे माही जी, आपकी आवाज पूरी तरह से ब्रेक हो गई है। अभी आ रही है? अगर आप चेंज करना चाहें तो कर लीजिए क्योंकि ज्यादा क्रैक हो रही है। तो जैसा कि इतना
स्पेशल टॉपिक चल रहा है अष्टांग मार्ग माही जी का। और मेडिटेशन में हम लोग सबसे पहली चीज सीखते हैं एक्सेप्टेंस। तो ये टेक्नोलॉजी का टाइम है, टेक्नोलॉजी से हम लोग जुड़े हुए हैं, उसके माध्यम से ज्ञान ले रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम्स को वेयर करना भी हमें निश्चित रूप से एक्सेप्ट करना हमें करना ही पड़ेगा, सीखना ही पड़ेगा। तो टाइम टू टाइम ये सब चीजें चलती रहती हैं। तो है बहुत ही बड़ा ज्ञान है ये अष्टांग मार्ग। मैंने स्कूल टाइम से इसको पढ़ा हुआ है, सम्यक ज्ञान, सम्यक संकल्प, सम्यक समाधि, लेकिन सिर्फ रटल लिया हुआ था हम लोगों ने उस टाइम पे। सच बताऊं तो मैंने कभी बहुत ज्यादा ध्यान दिया ही नहीं। 2-3 शब्द तो समझ में आते थे, संयम, सम्यक संकल्प क्या होगा वो थोड़ा सा मीनिंग समझ पाती थी। सम्यक वचन जो बोल रहे हैं, वाणी बोल रहे हैं, स्पीच के लिए बात कर रहे हैं, तो वो समझ में थोड़ा सा आता था। लेकिन कुछ शब्द तो बिल्कुल भी मुझे समझ नहीं आते थे। जैसे सम्यक व्यायाम का बोला है, एफर्ट के लिए बात की गई है, आप उसको हिंदी में बोले या इंग्लिश में बोले, लेकिन सच में मुझे बहुत ज्यादा उसको एक्सप्लेन मैं नहीं कर पा रही थी, मुझे नहीं समझ में आ रहा था। जब ध्यान में आए तो अब जबकि ध्यान में आ ही गए हैं, गौतम बुद्धा का ध्यान कर रहे हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि जब ध्यान में हैं हम, गौतम बुद्धा का ध्यान कर रहे हैं, तो हम जरूर से इसको समझें कि गौतम बुद्धा ने आखिर ज्ञान के बाद क्या स्पीच दिए, क्या उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया, क्या चीज है वो जो हम गौतम बुद्धा से लेके अपने में इम्प्लीमेंट करके और ध्यान में आगे बढ़ सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है और नेटवर्क हमारा पेशेंस की परीक्षा ले रहा है और इस चीज को भी हम एक्सेप्ट करते हुए चलते हैं आगे। तो माही जी बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर रही हैं, नो डाउट। एफर्ट को तो उन्होंने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया कि मुझे जो पुराना कहीं डाउट रह गया था वो भी क्लियर हो गया कि एफर्ट एक्चुअली है क्या। तो आई थिंक उनका नेटवर्क स्टेबल हुआ है, तो मैं उनको फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करती हूँ। Yes, Mahi, you are first round. जी, थैंक यू। Yes. एक सेकेंड में शेयर कर देती हूँ। तो हम बात कर रहे थे होलसम और अनहोलसम सीड्स की, जो हमारे पास्ट कर्मा की एनर्जी होती है, तो उसको हम होलसम और अनहोलसम सीड्स की तरह, सीड एक सिंबल है, एक टर्मिनोलॉजी है जिसको हम यूज करते हैं। तो कल्याणकारी, तो हम ये कल्याणकारी और अकल्याणकारी, तो बेसिकली यहाँ पे ये बताया गया है कि जो कल्याणकारी सीड्स होते हैं या होलसम सीड्स होते हैं, अगर आपको लगता है कि आप में लव, जॉय, पीस, इक्वानिमिटी या ये सारे होलसम सीड्स आपके लाइफ में नहीं है या आपकी एनर्जी में नहीं है, तो आपको ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि वो आपकी बॉडी से या आपकी लाइफ से जा चुके हैं। वो आपकी एनर्जी में, आपकी स्टोर कॉन्शियसनेस में हमेशा प्रेजेंट रहते हैं। तो हमारा काम क्या है? हमारा काम ये है कि हमें उन होलसम सीड्स को उतना आहार देना है, उतना हमें इतना पौष्टिक बना देना है उस होलसम सीड्स को, जिससे कि वो हमारे जीवन में आए और हम उनको अपने हर चैलेंज और डिफिकल्टी के साथ अप्लाई करके और इस सफरिंग से मुक्ति पा सके। और ये भी बताया गया है कि अनहोलसम सीड्स जो होते हैं, कि जो जिसमें कि हेट्रेड है, जेलसी है, रॉन्ग व्यू है, ये सारी चीजें हैं, अगर ये कभी होते भी हैं आपकी लाइफ में, आपको ऐसी फीलिंग्स आती हैं, आपके इमोशंस आते हैं या आपकी एनर्जी ऐसी होती है, तो आप ये सोचिए, आप कभी भी उसको अपोज मत करिए। जैसे हम बोलते हैं ना, विचारों से लड़िए मत, तो वैसे ही आप उसको अपोज मत करिए, आप उसको सरफेस पे आने दीजिए, माइंडफुल होके उसको ऑब्जर्व करिए, विटनेस करिए, सरफेस पे आने दीजिए और ओपन और कंपैशनेट एक्सेप्टेंस के साथ जब आप उसको देखेंगे, तो वो धीरे धीरे अपनी ताकत, उनकी ताकत
कम होती जाएगी और वो धीरे धीरे कहाँ चले जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। तो बेसिकली यही बताया गया है कि होलसम सीड्स को हमें वाटर करना चाहिए, नरिश करना चाहिए। अपनी बॉडी और माइंड के लिए होलसम सीड्स ही अच्छे होते हैं, और अनहोलसम सीड्स को जब आप ऐसा कभी ना सोचे कि अगर आपने एक बार ओपन अप्रोच रख के और कंपैशनेट होके और एक्सेप्ट करके उन अनहोलसम सीड्स को बाहर जाने दे दिया तो वो फिर से वापस नहीं आ सकते। वो बार बार आएंगे आपकी लाइफ में, वो एनर्जी आपकी लाइफ में बार बार आएगी, क्योंकि पृथ्वी जहां पे हम आए हैं, सबसे करेजियस सोल्स ही इसमें जन्म लेने के लिए तैयार होती हैं। और यहाँ पे हमें डुअलिटी का, द्वैत का सामना करना पड़ता है। तो हमें सारे नेगेटिव इमोशंस और फीलिंग्स के साथ यहाँ पे रह के भी अपनी लाइफ को अच्छा करके, उनको सरेंडर करके, उनको अपनी लाइफ से इरेडिकेट करके और अच्छी फीलिंग्स के साथ और अच्छी एनर्जी के साथ जो हमारे लिए भी कल्याणकारी और दूसरे के लिए भी, उसके साथ आगे बढ़ना है। तो हमें हमेशा अच्छी एनर्जी और अच्छे इमोशंस और यहाँ पे होलसम सीड्स के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। उसके बाद डेली बेसिस पे हमें इसको माइंडफुल होके एक्सपीरियंस करते रहना चाहिए कि कब हमारे इमोशंस या एनर्जी डिस्टॉर्ट हो रही है, कब हमारे इमोशंस या एनर्जी पॉजिटिव हो रही है। और पूरे दिन भर अपने ऊपर जब भी आप माइंडफुल होते जाए, मैं तो ये नहीं बोल सकती कि 24 घंटे आप माइंडफुल रहेंगे, पर जब भी आप माइंडफुल हो तब बार बार आप ये ऑब्जर्व करें और इन चीजों को पीड़ा से मुक्ति के लिए, इस जीवन को अच्छा बनाने के लिए, कल्याणकारी बनाने के लिए ये जरूर करें। प्रैक्टिस राइट लाइवलीहुड। राइट लाइवलीहुड, समा आजीवा। बुद्धा ने बोला कि अगर आप ऐसा कोई काम करते हैं जिसमें कि एक लिविंग बीइंग की या एक लाइफ की रिस्पेक्ट नहीं होती, इज्जत नहीं होती, तो वो काम अच्छा नहीं होता और आपके आध्यात्मिक मार्ग पे अवरोध पैदा कर सकता है। तो बुद्धा ने हर किसी के लिए एक जैसा इक्वानिमिटी, मतलब एक ही प्लेटफॉर्म सभी जीव जंतुओं के लिए रखा गया और उन सभी के लिए इक्वल, एक जैसी इज्जत भी रखी गई। कुछ चीजें, कुछ काम जो भगवान बुद्ध ने लोगों को करने से मना किया कि इनको अपनी आजीविका मत बनाइए, जो कि सबसे पहले जिसमें है हार्मफुल ड्रग्स या इंटॉक्सिकेंट्स का काम करना, कोई औजार का, वेपन्स का काम करना जो कि एनिमल या ह्यूमन लाइफ के लिए हार्मफुल हो, या फिर एक लिकर स्टोर रखना, कोई गन शॉप ओन करना, या एक बुचर का काम करना, मतलब जो कि मीट काटता है। तो स्लेव ट्रेड के ऊपर भी, पहले के जमाने में स्लेव ट्रेड होती थी, लोगों को स्लेव्स बना दिया जाता था और उनकी ट्रेड होती थी इस किंगडम से दूसरे किंगडम तक, उसको डिस्करेज किया था। और वो फॉर्च्यून टेलिंग, मतलब जो एस्ट्रोलॉजर्स काम करते हैं, उसको भी वो गलत बताते थे, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर्स का कहना है कि जो आपका फ्यूचर है वो फिक्स्ड है, बट बुद्धा ये कहते थे कि आपका फ्यूचर तब वैसा ही बनता है जैसे आप आज कर्म करते हैं। तो इसको भी उन्होंने बहुत डिस्करेज किया। राइट लाइवलीहुड का मतलब होता है सपोर्टिंग योरसेल्फ, अपने आप को इस तरीके से सपोर्ट करना जो कि आपको भी नुकसान ना दे, दूसरों को भी नुकसान ना दे, और हमेशा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लाए आपकी लाइफ में भी, एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन लाए दूसरों की लाइफ में भी, उसको हम राइट लाइवलीहुड कहते हैं। आर्म्स, स्लेवरी, मीट, अल्कोहल, ड्रग्स, पॉइजन्स, इसमें डील नहीं करना। अपनी आजीविका को इसके बेसिस पे आपको नहीं बनाना है। जो सबसे और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये था कि जब हम काम करते हैं इस तरीके का, तो वो एक कलेक्टिव एनर्जी होती है। एक चीज एक सिंगल इंडिविजुअल की एनर्जी नहीं होती, बट वो एक कलेक्टिव एनर्जी होती है। और जितने भी लोग उस काम में इन्वॉल्व होते हैं, ऐसे बिजनेस में या एक अर्निंग के साधन में इन्वॉल्व होते हैं, वो सब एक दूसरे की लाइफ को इम्पैक्ट करते हैं और एक कलेक्टिव कर्मा बनता है इससे। तो अगेन यहाँ पे माइंडफुलनेस की बात करी गई है। अगर आप
सही तरीके से माइंडफुलनेस को अप्लाई करेंगे अपने डेली लाइफ में, तो आप कभी भी अपने लाइवलीहुड का साधन, आजीविका के साधन को गलत तरीके से नहीं अडॉप्ट करेंगे। तो माइंडफुलनेस हर जगह जरूरी है। जब भी आप कोई आजीविका का नया साधन बनाने के सोचें तो हमेशा ये सोचें, क्या ये मुझे नुकसान कर सकता है या दूसरे को, और क्या ये मुझे किस तरीके से मेरी जीवन को अच्छा बनाने में सहायता कर सकता है, दूसरे के जीवन को कैसे अच्छा बनाने में सहायता कर सकता है। इसके बाद हम देखेंगे राइट माइंडफुलनेस, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। राइट माइंडफुलनेस का मतलब होता है कि माइंडफुलनेस के बारे में आप सभी जानते हैं, हम इतना ज्यादा सुन चुके हैं मेडिटेशन के में, तो मेरे को आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, बट बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स ये बताऊंगी कि बीइंग अवेयर ऑन द अबाउट द मोमेंट एंड बीइंग फोकस्ड इन द मोमेंट। और हमको अवेयर रहने के लिए इसलिए बोला जाता है क्योंकि हम जो ये जर्नी, जो ये यात्रा को कर रहे हैं जीवन की, उसमें जब तक हम अवेयर नहीं होंगे, हमको पता नहीं होगा जो हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो हमें अनडिस्ट्रैक्टेड होके सिर्फ एक अपने जीवन पे फोकस करते हुए कार्य करना चाहिए। और बेसिस ऑफ मेडिटेशन होता है ये, जब हम माइंडफुल होते हैं या जब हम अवेयर होते हैं तो इससे दो फायदे होते हैं हमें। सबसे पहले हमें ये समझ आता है कि हमारे जो पास्ट के जो एक्शंस हैं, जो हम बार बार उसको याद करते हैं, तो वो हमारे पैटर्न्स को कैसे इफेक्ट कर रही है, हमारे डेली पैटर्न्स को, थॉट पैटर्न को, बिहेवियरल पैटर्न को। या फिर हम फ्यूचर के बारे में सोचने लगते हैं, हम प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रह पाते, तब हमारा प्रेजेंट एक्शन या प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रह के हम फ्यूचर के बारे में जब सोचते हैं तो भी हमारी एनर्जी डिप्लीट होती जाती है और हम मोमेंट में रह के जो हम एक्चुअली में काम कर रहे हैं उस पर फोकस नहीं कर पाते। तो जैसे आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा, जो जैसे हम सबकी कुछ ना कुछ हॉबी होती है, म्यूजिक है, जैसे मेरी म्यूजिक है, मुझे गाना पसंद है, तो जब हम ऐसा कुछ काम करते हैं, किसी की आर्ट हो सकती है, स्पोर्ट हो सकती है, तो जब हम ऐसा कुछ काम करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि जब हम वो काम कर रहे थे, जैसे जब मैं सोचती हूँ मैं गाना गा रही थी, तो क्या मैं सिर्फ गाना गा रही थी या मैं कुछ और भी कर रही थी उसके साथ। पर क्योंकि गाना गाने का और गाने सुनने का मुझे पैशन है, तो मैं हमेशा अपने आप को ऑब्जर्व करती हूँ और मैं एक्सपीरियंस करती हूँ कि मैं जब गाना गाती हूँ तो मैं सिर्फ गाना ही गा रही होती हूँ। तो आप पूरे तरीके से उस मोमेंट में हो और आपकी एनर्जी पूरे तरीके से उस मोमेंट में है, इसलिए वो आपकी हॉबी है, इसीलिए आपकी उस एक्टिविटी की एफिशिएंसी इतनी हाई है, क्योंकि आप पूरे उस मोमेंट में हो, अपनी पूरी बॉडी की एनर्जी उस मोमेंट को देती है। तो बुद्धा यही बोलते हैं कि जब आप इस तरीके से माइंडफुल होते हो और कोई काम करते हो, और अगर हम इसको हर दिन के अपने कर्मों में अप्लाई करना सीखें, तो हमारे लिए इससे अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती। और फिर वो कहते हैं कि अगर आप पूरा जीवन अपना माइंडफुली गुजारते हो तो आप अपने बुद्धा नेचर के बहुत करीब पहुंच जाते हो, जो कि हाईएस्ट स्टेट ऑफ बीइंग है या हाईएस्ट स्टेट ऑफ योर कॉन्शियसनेस है। राइट माइंडफुलनेस होने से आप खुशी का भी अनुभव करते हो, शांति का भी अनुभव करते हो, क्योंकि आप फ्यूचर की और पास्ट के बारे में नहीं सोच रहे होते, और आप दूसरों के सामने भी एक एग्जाम्पल क्रिएट करते हो या उनको इंस्पायर करते हो कि जैसे आप कर रहे हैं वैसे ही लोग भी करें। रिलेशनशिप्स के बारे में अगर हम माइंडफुल, जब हम वहां पे राइट माइंडफुलनेस रखते हैं, जब रिलेशनशिप में हम होते हैं किसी के साथ भी, मदर फादर, हस्बैंड वाइफ, बच्चों के साथ, और जब हम कॉन्वर्सेशन करते हैं, कोई आर्ग्यूमेंट करते हैं, तो प्रेजेंट मोमेंट में रहना, ये नहीं कि 2 साल पहले मुझे तुमने ये बोला था, 1 साल पहले मैंने तुमसे ये कहा था। आज के मुद्दे पे हम बात करते हैं। जब हम माइंडफुल होके कोई भी आर्ग्यूमेंट को लेते हैं तो वो आर्ग्यूमेंट नहीं बन के एक डिस्कशन बन जाता है। तो राइट माइंडफुलनेस के कारण आप डीपली अपने लाइफ के एस्पेक्ट्स को देखते हो और उनसे इंसाइट्स लेते हो कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जब आप डीपली देखते हैं तो अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। अंडरस्टैंडिंग के कारण प्रेम भी उत्पन्न होता है, और इसके कारण हम अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर पाते हैं और अपने आप को और भी ज्यादा समझ पाते हैं। लास्ट है राइट कंसंट्रेशन। राइट कंसंट्रेशन के ऊपर यही बताया गया है कि जब तक आपका
माइंड अनक्लटर्ड नहीं होता, मतलब जब तक आपका माइंड गलत भावनाओं या नेगेटिव भावनाओं के से आप नेगेटिव भावनाओं या इमोशंस या थिंकिंग को आप साफ नहीं कर देते, तब तक वो साफ नहीं होता और तब तक आप कंसंट्रेट या फोकस नहीं कर सकते उस काम के ऊपर जो आप डिजायर करते हैं। तो जब आप राइट कंसंट्रेशन करते हैं तो आप चीजों को वैसे ही देखते हैं जैसे उनको देखना चाहिए, ना कि वैसे देखते हैं जैसे कि आप कंडीशनड हैं। बोलते हैं ना हमारी कंडीशनिंग हुई है कि हम ऐसा ही चीजों को समझते हैं, ऐसा ही देखते हैं। तो राइट कंसंट्रेशन से हम उस पैटर्न को ब्रेक करते हैं और इसके कारण बहुत ही पीस और बहुत ही काम फीलिंग रहती है हमारे में। और ऑफ कोर्स एक खुशी का माहौल तो होता ही है। और पास्ट के बारे में और फ्यूचर के बारे में जब हम नहीं सोचते और प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं तो हमारा जीवन उससे और भी अच्छा होता है। और दो तरीके कंसंट्रेशन होते हैं, एक एक्टिव और एक सिलेक्टिव। एक्टिव का मतलब होता है कि हम हमेशा उस मोड में रहें कि जो भी हमारी लाइफ में आ रहा है हम उसको वेलकम करें और अपने अवेयरनेस को शिफ्ट करें जैसे ही कुछ, क्योंकि हमारे हर दिन रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत चीजें होती है। ऐसा नहीं होता कि एक तरीके के चैलेंज से हमको जूझना होता है, बहुत से तरीकों के चैलेंजेस होते हैं। तो एक्टिव का मतलब है कि जैसे ही कोई सिचुएशन आपके सामने आती है आप अपनी अवेयरनेस को उसकी तरफ शिफ्ट करें और उसको वेलकम करें, तो उसको हम कहते हैं एक्सपैंडेड अवेयरनेस। और जब सिलेक्टिव होते हैं, जो हम मेडिटेशन में करते हैं, ब्रेथ पे फोकस करना, उसको हम सिलेक्टिव कंसंट्रेशन कहते हैं। और प्राइमरी फंक्शन इसका यही है कि हम अपने आप को डीपली प्रेजेंट रखें मोमेंट में, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करते हुए अपने जीवन के लक्ष्य तक पहुंचे। बस लास्ट में मैं 2 लाइन ये बोलना चाहती हूँ कि हमें इस बुद्धा के अष्टांग मार्ग को ऐसे सोचना चाहिए कि ये हमारे जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन या इम्प्रूवमेंट के लिए हमको बताया गया है। हम इसको इसीलिए जान रहे हैं फिर से, जिससे कि हम अपने जीवन को बदल सकें और इम्प्रूव कर सकें। और अगर हम एक एस्पेक्ट पे या एक पहलू पे काम करते हैं इन 8 पहलुओं में से, तो बाकी सब पे भी काम होता है, क्योंकि ये सारे इंटर रिलेटेड एफर्ट्स हैं, इंटर रिलेटेड वेब है एक, जिसमें आप एक पे भी काम करोगे तो बाकी सारे पहलुओं पे काम होगा और आपके लिए इजी होगा इन 8 को अपने जीवन में अप्लाई करना। और ये एक ऐसा मार्ग है जिससे कि हम अपनी पीड़ा से मुक्त होके और प्रेम और खुशी और इक्वानिमिटी, मतलब सभी जीव जंतुओं को एक जैसा देखना, हम उस लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं इसके बारे में। और सॉरी नेटवर्क के लिए, पर मैं उसमें कुछ भी नहीं कर सकती थी क्योंकि ये टेक्निकल चीजें हैं और हमारे हाथ में कुछ नहीं होता। तो इसीलिए मैं कभी इन सब चीजों से पहले जब हम मेडिटेशन में आते थे तो हम थोड़ा सा नर्वस हो जाते थे कि क्या आज सेशन है और ये हो रहा है, बट अब ऐसा नहीं होता है क्योंकि हम रोज मेडिटेशन करते हैं और हमारे में इतनी एनर्जी है कि हम हर चीज को बहुत ही अच्छे से एक्सेप्ट करते हैं और रिग्रेट नहीं करते। थैंक यू अलका जी। यस माही जी, बहुत अच्छा सेशन। और जो होलसम सीड और अनहोलसम सीड बताया आपने, रियली बहुत सारे पॉइंट्स मेरे भी क्लियर हो गए, जबकि मैं 1 बार 2 बार इसको सुन चुकी हूँ। तो बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया। एक जो आपने सिलेक्टिव और एक्सपेंडेड जो कॉन्शियस माइंडफुलनेस जो बताया, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। तो बहुत अच्छी चीजें मेरे लिए भी ऐड हो गई। तो निश्चित रूप से मास्टर को सुनना बहुत अच्छा अनुभव होता है। तो यहाँ पे सभी से कहना चाहूंगी, अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो आप अनम्यूट कर सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं। माही जी हमारी इतनी अच्छी स्पीकर हैं, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर कोई डाउट किसी के लिए रह गया है तो पूछ सकते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरा भी थोड़ा सा आ रहा है कि अगर जैसे आजीव का कहा है आपने, तो वैसे तो हाँ,
अगर हम सिलेक्ट करने जा रहे हैं तो हाँ हमारे पास चुनाव है, लेकिन अगर जैसे ऑलरेडी किसी के पास है वो लिवलीहुड ऐसा उसने लिया हुआ है, तो क्या करेक्शन उस टाइम पे हम कर सकते हैं? ये क्वेश्चन आया था एक्चुअली, प्रदीप सर ने लिया था जब सेशन, तो अब ये क्वेश्चन भी आया था, लोगों को बहुत कंफ्यूजन था। जैसे किसी ने कहा था कि इंटरेस्ट के ऊपर, कि अगर किसी का बिजनेस है इंटरेस्ट का, कि उनको इंटरेस्ट आता है, तो सर ने बोला था कि वो भी गलत है, क्योंकि आपको, अगर आप इस बेसिस पे आपका लाइवलीहुड है, तो वो भी एक गलत तरीके से अर्निंग है आपकी लाइफ में, तो वो भी नहीं होना चाहिए। बट अगर आपका कोई मैं आपको ये बोलूंगी कि अगर कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस है जिसमें कि गन शॉप है या लिक्विड स्टोर है या बुचर शॉप है, तो डेफिनेटली अगर आप अध्यात्म के रास्ते में हैं और आप कर्मा के बारे में इतना ज्यादा जानते हैं, तो आप अपने लिए बैगेज और ना बढ़ाएं, क्योंकि एक तरफ तो आप अपना बैगेज कम कर रहे हैं मेडिटेशन करके और सर्विस करके और इतना ज्ञान लेके, पर दूसरी तरफ आप अपना कर्मा बढ़ाते जाएंगे तो क्या फायदा होगा उसका। और मैं एक चीज और बिलीव करती हूँ, जो ऑलरेडी बिजनेस कर रहा है और वो इतना फाइनेंशियली साउंड होता है कि अगर वो कोई और भी बिजनेस करेगा और राइट इंटेंशन से और राइट अंडरस्टैंडिंग और व्यू से, तो आई थिंक वो भी उसका फ्लरिश करेगा ही। और जो इतने सालों से लोग बिजनेस करते हैं, उनको बिजनेस की कला तो इतनी अच्छे से आ जाती है कि उनको सिखाना नहीं पड़ता किसी को, बस फील्ड नहीं हो सकती है, बाकी प्रिंसिपल्स तो सेम ही होते हैं। तो और यूनिवर्स इज ऑलवेज वर्किंग विथ यू व्हेन यू आर डूइंग द राइट थिंग। तो आई थिंक मैं तो यही सजेशन दूंगी कि अगर आप अध्यात्म के रास्ते में और आप कर्मा के बारे में जानते हैं, तो ये काम कभी ना करें। रेनू जी ने हैंड रेज किया है। यस, अनम्यूट कर दीजिए आप। हाँ रेनू जी अनम्यूट करिए। अनम्यूट करिए रेनू जी। नमस्कार माही जी। नमस्ते। बहुत ही बढ़िया सेशन रहा, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। हालांकि मेरा भी नेटवर्क की प्रॉब्लम हो गई थी तो मैं भी ज्यादा नहीं सुन पाई, लेकिन जितना भी सुना मैंने लास्ट का, मुझे बहुत अच्छा लगा। और अभी आपने एकदम सही कहा, मैंने भी प्रदीप सर का सुना था, तो उन्होंने एक स्टोरी बताई थी कि एक लेदर शॉप थी किसी की, तो उस लेदर शॉप में अब उनको काम करना था, जब उन्हें पता चला कि गलत काम हो रहा है, क्योंकि भाई लेदर भी वैसे ही बनता है ना, हम एनिमल्स को काटते हैं, तो उन्होंने बोला पता तो चल गया उन्हें अब क्या करना है, तो कहने ना उन्होंने वही फॉलो करना शुरू किया जो उनके गुरु ने या जिन्होंने बताया कि नहीं ये करेंगे तो गलत है। अभी तक उनको नहीं पता था कि ये गलत चीज है, लेदर की जो बिजनेस कर रहे हैं उससे इफेक्ट उनके में आ रहा है, उनके फैमिली या उनके में जो भी अंडरस्टैंडिंग हो रही है हस्बैंड वाइफ में। लेकिन धीरे धीरे जैसे उन्हें पता चला तो उन्होंने चेंज किया और उसमें कोई दूसरा उन्होंने बिजनेस शुरू किया जहां उन्हें बहुत ही फायदा हुआ। उनका फाइनेंशियल भी ग्रोथ हुई और वैसे भी उनका भी जो रिलेशनशिप है वो और अच्छा हो गया। तो एकदम आपने सही बात कही है, जब हमें नॉलेज नहीं होती है और हम उस चीज को करें तो माफ है, लेकिन जब हमें नॉलेज मिल गई और फिर भी हम वो चीज नहीं करें तो वो सबसे गड़बड़ है, गलत चीज है। मुझे ये समझ में यही आया अभी तक जितना भी आप लोगों से सुना है मैंने, मुझे वाकई बहुत खुशी होती है कि धीरे धीरे हमारा ज्ञान बढ़ ही रहा है। जितना भी हमें चीजें मिलती हैं, चाहे बुक्स हैं, चाहे आप लोगों के थ्रू सुनते हैं, चाहे पत्री सर के थ्रू सुनते हैं, बहुत अच्छा ही मिलता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू रेनू जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच जी। काफी लेट हो गया और 7:35 हो गए, मैं तो टाइम अभी देख रही हूँ पता ही नहीं चला। तो आई थिंक और तो क्वेश्चंस नहीं है, तो अलका जी ये इसकी रिकॉर्डिंग आप मुझे भेजिए। यस यस बिल्कुल, जैसे ही ये आप ही रिकॉर्ड कर रहे हैं? हाँ एक्चुअली रिकॉर्डिंग आप ही की थी, लेकिन अब ये मेरे पास रहेगी जितना भी रहेगा, तो आई विल डेफिनेटली टेल यू। तो बस यहीं पर इस सेशन को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माही जी और सभी का ज्वाइन करने के लिए। धन्यवाद। नमस्ते। थैंक यू। गुड नाइट।